बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा अमेरिकन लिटरेचर का लेक्चर होगा। उसमें एक नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स जो अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है और दिस नावल वाज रिटन इन 1929। अब आप थोड़ा सा गौर करें कि 1929 से पहले थोड़ा सा एक बड़ा इवेंट हुआ था, वर्ल्ड वार वन, जो कि 1914 से लेकर 1919 तक रही थी। तो उसके बैकड्रॉप में लिखा हुआ ये एक नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स। आर्म्स वैसे तो वेपन्स को कहते हैं जो बैटल फील्ड में यूज़ होते हैं, वॉर्स में यूज़ होते हैं, उनको खुदा हाफिज़ कहना है। ये इसका एक लिटरल ट्रांसलेशन है, बाकी इन डेप्थ स्टडी हम आगे जाके करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे जो हैं, ये उनकी एक पिक्चर है, आप देख रहे हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे नावल्स लिखे हैं और ये होपफुल रहते हैं। ये अपने नावल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ओल्ड मैन एंड द सी, जो आपने बीए में पढ़ा था, वो भी इन्होंने ही लिखा था। इसमें वो दिखाते हैं कि फिजिकली यू मे और मे नॉट सक्सीड, बट इवेंचुअली ऑन मॉरल ग्राउंड्स जो इनके हीरोज़ होते हैं, दे आर सक्सेसफुल पीपल। तो इसमें अ फेयरवेल टू आर्म्स के अंदर भी हम देखते हैं कि ये वर्ल्ड वार वन के बैकड्रॉप में लिखा हुआ एक नावल है। तो इसकी हम स्टडी शुरू करते हैं आज 25 जुलाई 2020। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है वर्ल्ड वार वन का, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको ये स्लाइड क्लियर है तो आप काइंडली मुझे बता दीजिए। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि ये स्लाइड आपको क्लियर है, सो दैट वी कैन गो थ्रू। एनीवन आउट ऑफ यू? क्लियर है। ओके, ठीक हो गया। World War One was also known as the Great War because it was war on a scale previously unimagined in modern history. मतलब पीछे दौरों में जितनी भी जंगें हुई उनमें इस तरह की कोई भी जंग नहीं हुई थी। ये उन सबसे बड़ी जंग थी। The war broke out after the assassination of the Archduke Franz Ferdinand। ये जो है ना, ये आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, ये ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस थे और वो कहीं जा रहे थे सर्बिया में, सराजीवो के अंदर, तो उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। बस ये एक चूँकि ड्यूक थे, प्रिंस थे, तो इन्होंने आगे जाके और भी बहुत सारे अपनी हुकूमत के दूसरी हुकूमतों के साथ कुछ मुआहदे भी किया हुए थे, जिसकी वजह से ये दुश्मनों की नज़र में थे। तो ये जब कत्ल हो गए तो बेसिकली इनके डेथ ने इग्नाइटेड एन ऑलरेडी टेंस टेरिटोरियल फ्यूड बिटवीन ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड सर्बिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी एक अलग अलग कंट्री है, इन दोनों का इत्तेहाद था, और सर्बिया एक अलग कंट्री है। इनकी आपस में अब पहले से कुछ क्लैशेस चल रहे थे, और ऊपर से जब ऑस्ट्रिया के प्रिंस की असैसिनेशन हो जाती है तो फिर ऑस्ट्रिया और हंगरी मिल के सर्बिया के खिलाफ जंग का आगाज़ करते हैं। फ्रांस, Great Britain and Russia joined together as the Allied powers against the Central Power Alliance of Austria, Hungary and Germany। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी जो हैं ये एक साइड पर थे, तो फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन और रशिया ने बाकी जो फोर्सेस थी उनको ज्वाइन कर लिया। इवेंचुअली अमेरिका ज्वाइंड द वॉर ऑन द साइड ऑफ एलाइज। एलाइज कहते हैं इत्तेहादी को। तो जो फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया को भी उसने ज्वाइन कर लिया अमेरिका ने, ऑन द साइड ऑफ द अलाइज आफ्टर रशिया हैड विथड्रॉन। जब रशिया इस जंग से निकला, वो क्यों निकला था? एंड द लुजिटेनिया, अ ब्रिटिश पैसेंजर शिप कैरिंग 128 अमेरिकन सिटीजन्स हैड बीन संक। ये एक ब्रिटिश पैसेंजर शिप था लुजिटेनिया, वो 128 अमेरिकन सिटीजन्स को लेकर कहीं जा रहा था, तो वो समंदर में डूब गया। तब अमेरिका भी इस जंग में कूद गया और रशिया ने उस वक्त इस जंग से विथड्रॉ कर लिया था। द कॉन्फ्लिक्ट लास्टेड 4 ईयर्स। ये जो जंग थी वर्ल्ड वार वन, ये 4 साल तक रही, और इसकी जो कॉस्ट थी वो 350 बिलियन यूएस डॉलर्स एंड क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ 22 मिलियन। 22 मिलियन जो लाइव्स हैं वो इसमें जाने ज़ाया गई इंसानों की। टेक्नोलॉजिकली इट वाज द मोस्ट एडवांस्ड वार एवर सीन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ न्यू इन्वेंशंस इंट्रोड्यूस्ड। मतलब ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हर कंट्री ने अपनी नई नई जो उस वक्त की ईजादात थी जंग के हवाले से, मतलब वारफेयर में जो भी जिसने चीज़ ईजाद की थी उसने उसका खुल्लम खुल्ला बेदरेग इस्तेमाल किया। दैट में भी बायोलॉजिकल वेपन्स जो थे, मोटर्स थे, इम्प्रूव आर्टिलरी थी, मशीन गन्स थी,
एंड बार्ब्ड वायर थे। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ थी जो वार फील्ड के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। तो जिसके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसने अपने दुश्मन को शिकस्त देने के लिए हर वो मॉडर्न एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उससे कितनी जानें ज़ाया होती हैं। Not until World War II when the airplane played such a devastating role. अब इसके बाद वर्ल्ड वार टू में पहली दफ़ा एयरप्लेन्स ने बहुत ही तबाहकुन रोल प्ले किया। वुड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ दीज न्यू वेपन्स बी सरपास। मतलब ये इसके कहने का यह है कि वर्ल्ड वार वन में जितने भी वेपन इस्तेमाल हुए उससे पहले इतने वेपन कभी किसी जंग में भी इस्तेमाल नहीं हुए थे। हाँ, वर्ल्ड वार टू में जब एयरप्लेन्स जो थे, फाइटर जेट्स जो थे, उन्होंने आके वर्ल्ड वार वन के वेपन्स को सरपास किया, मतलब वो उनसे आगे निकल गए। इन द नॉवल अ फेयरवेल टू आर्म्स, फ्रेडरिक हेनरी इज सर्विंग इन द इटालियन आर्मी। अब ये जो फ्रेडरिक हेनरी है, ये नॉवल का हीरो है। ये एक अमेरिकन सिटीज़न है और इटली के अंदर ये आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा है। और जब उसने देखा कि जंग शुरू हो गई है तो उसने वॉलंटरीली अपने आप को पेश कर दिया इटालियन फोर्सेस के अंदर कि मैं आपकी तरफ से जंग लड़ना चाहता हूं, तो आप मुझे भी एनलिस्ट कर लें, एनरोल कर लें अपनी आर्मी के अंदर। तो फिर उसको एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे एनरोल कर लिया गया, फ्रेडरिक हेनरी को। ये बेसिकली नॉवल जो है ये इटली में इसका जो बैकग्राउंड है, जो इसको इसकी जो सेटिंग है वो इटली वर्ल्ड वार वन की है। और ये जो लड़का है फ्रेडरिक हेनरी, ये अमेरिकन सिटीजन है। ये अमेरिकन सिटीजन फ्रेडरिक हेनरी इज सर्विंग, चले जाएं, इटालियन आर्मी। चले हम आगे चलते हैं। द रोल ऑफ इटली इन वर्ल्ड वार वन वॉज एज अ डीकॉय। डीकॉय का मतलब होता है जब आप दुश्मन को धोखा देना चाहते हैं तो आप मतलब कुछ फॉल्स किस्म की चीज़ें उनके सामने खड़ी कर देते हैं या अपने भेस बदल कर कुछ और लोगों को सामने कर देते हैं, मतलब जिसमें आपने दुश्मन को डिसीव करना होता है। तो बेसिकली इटली का जो रोल था वो एक डिकॉय का था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जर्मनी ने इन इटली को सिर्फ इसलिए फ्रंट पे रखा था तो दुश्मन की तवज्जो इटली की तरफ जाएगी तो हम दुश्मन को बैक साइड से घेर लेंगे या उनके ऊपर हम अटैक कर देंगे, काउंटर ऑफेंसिव कर लेंगे उनके ऊपर। तो ट्रेडिशनली इटली वाज एन एलाई ऑफ जर्मनी। रवायती तौर पर जो इटली है वो जर्मनी का हमायती था एंड ऑस्ट्रिया का भी था। हाउएवर द एलाइज प्रोमिस्ड इटली, जो इत्तेहादी थे उन्होंने इटली को प्रॉमिस किया हुआ था द लैंड इट हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के पास बहुत सारी ज़मीन थी जिसमें कुछ जजीरे थे समंदरों के ऊपर, तो इटली ने कहा था कि आप मुझे दे दें। तो ऑस्ट्रिया ने कहा आप हमारा जंग में साथ दें तो जंग के बाद हम आपको ये इलाके दे देंगे तोहफे में। द रीजन ऑफ साउथ टेरोल सेवरल आइलैंड्स इन द Adriatic and assistance with expansion of its colonies in Africa if it would switch sides। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी साइड पे आ जाते हैं तो हम आपको जितने भी ये आइलैंड्स की जगह आप कह रहे हैं या हम आपके हवाले कर देंगे, बट आफ्टर द वॉर। तो इसलिए इटली इस जंग में कूद पड़ा। द ओनली रोल ऑफ इटलीज इल इक्विप्ड आर्मी। इटली को बहुत बुरी शिकस्त हुई इस जंग के अंदर क्योंकि उसकी आर्मी बड़ी इल इक्विप्ड थी, उनके पास हथियारों की कमी थी या जो हथियार थे वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं थे, नए मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, उनकी आर्मी इल इक्विप्ड थी। वाज टू अटेम्प्ट टू डिवर्ट द फोर्स of the Austrians from helping the Germans in France, a role which caused the death of 500,000 Italians in 1916 alone। आप अंदाज़ा लगा लें कि इटली के 500,000 जो सोल्जर्स थे वो 1916 में सिर्फ इटली के वो जान से गए। इट इज़ इन दैट ईयर दैट फ्रेडरिक हेनरी इज़ वुंडेड। अब ये आगे कहानी में हम जाके पढ़ेंगे कि फ्रेडरिक हेनरी कैसे वुंडेड हुआ, उसको कैसे जख्म आए, ये जो इस नॉवल का हीरो है। सरप्राइजिंगली इटली वाज एबल टू टर्न बैक, लेकिन इटली की फोर्सेस ने फिर भी कम बैक किया। द ऑस्ट्रियंस एंड राइटफुली क्लेम देयर शेयर इन द स्पॉइल्स ऑफ विक्ट्री विद द एलाइड कॉज। तो फिर जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने फिर अपने इलाके मांगे ऑस्ट्रिया से, जी आप हमें वो इलाके दें जो हम आपसे लेना चाहते हैं। तो ये उसका बैकड्रॉप है। ये इटली में एक जगह है कोपरेटो एक जगह का नाम है।
तो कॉपरेटो में एक इनको रिट्रीट हुई थी 1917 के अंदर, जिसमें 500,000 जो इनके सोल्जर्स थे या दूसरे जो सिविलियंस थे वो मारे गए थे। ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप देखें, ये डिवास्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, हर तरफ एनार्की है। और ये देखें इतने सारे सोल्जर, जब आपके हज़ारों लाखों की तादाद में जब आपके सोल्जर्स कैप्चर हो जाते हैं और फिर वो कैप्चर्ड जो सोल्जर्स होते हैं उनकी किस्मत का फ़ैसला जो विक्टोरियस आर्मी होती है वो करती है कि उनको मारना है या कैदी बनाना है या उनको वॉर प्रिजनर बनाना है। तो कॉपरेटो रिट्रीट जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप समझ लें कि इवेंट है वर्ल्ड वार 1 का। ये आपने याद रखना है। ये लिखा है कॉपरेटो, इटली में एक जगह का नाम है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे एक जगह है, कस्बा है जहाँ पे ये जंग लड़ी गई। वो उसमें इटली को बहुत बुरी शिकस्त हुई थी। ये एक इसका बैकग्राउंड है जो हमने डिस्कस किया है कि ये नॉवल वर्ल्ड वार 1 के बैकग्राउंड में लिखा गया है कि कैसे इसका हीरो जो है फ्रेडरिक हेनरी, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर इटली की फोर्सेस के अंदर वॉलंटरीली एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर वो एनरोल हो जाता है और फिर वो अपनी सर्विसेज पेश करता है। एंड देन ही फॉल्स इन लव विद अ ब्रिटिश नर्स कैथरीन बार्कले। एक ब्रिटिश नर्स है, वो भी वहाँ किसी हॉस्पिटल में काम करती है। शी इज़ स्पेक्टेकुलर, शी इज़ हैंडसम, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो वो क्या करते हैं, वो दोनों करीब आते हैं, फिर उनमें कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, इंटीमेसी होती है। और फिर वो क्या करता है, वो जंग से कैसे फिर पीछे हटता है और कौन से वो अवामल हैं जिससे वो जंग से बेजार हो जाता है। तो बेसिकली लव एंड वॉर, लॉस एंड ट्रेजिडी, लव एंड वॉर भी इसका थीम एक बनता है कि पहले वो जंग के लिए किस तरह वॉलंटियर होता है और फिर वो उस जंग से कैसे भाग जाता है और फिर अपनी मोहब्बत के साथ वो कैसे एक नए सफ़र पर रवाना होता है, फिर वो जंग को पीछे छोड़ देता है। पर छोटी सी कहानी है, फिर हम इसको स्टडी करते हैं। फेयरवेल टू आर्म्स के जो कैरेक्टर्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हेन एवर you are going to study a novel or a play or anything, first of all you will have to look into the characters, the main characters, and you must build a link between various characters of that story, of that play. आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले स्टोरी नहीं पढ़नी, सबसे पहले आपने कैरेक्टर्स और प्लेसेस जो उस नावल में डिस्कस होती हैं उनको आपने अलग से पहले अपने ज़हन में बिठाना है और उनका एक लिंक बनाना है। फॉर एग्जांपल, फ्रेडरिक हेनरी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस नावल के अंदर। सेकंड लेफ्टिनेंट है इन द एम्बुलेंस कॉर्प। जो एम्बुलेंस कॉर्प है, कॉर्प मतलब एक जैसे बहुत बड़ी यूनिट होती है, उसको कॉर्प बोलते हैं। फ्रेडरिक हेनरी एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे इसमें वो एनरोल हो जाता है, उसको वो एनलिस्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा, बेसिकली ही इज़ एन अमेरिकन सिटीज़न, बट वॉलंटरीली वो इटालियन आर्मी के अंदर एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे एनरोल हो जाता है। ये मेन कैरेक्टर आपने याद रखना। अब बाकी सारे कैरेक्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, रिनाल्डी इटालियन सर्जन है इन हेनरीज यूनिट, जिसमें हेनरी की पोस्टिंग हुई है, फ्रेडरिक हेनरी की। उस यूनिट में एक डॉक्टर रिनाल्डी है, एक सर्जन है, डॉक्टर है, और हेनरी का यूनिट फेलो है, उसके साथ है। अब ये रेनाल्डी के बारे में यहाँ थोड़ा सा लिखा है, बाकी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ते हैं। ये रेनाल्डी जो है ये एक वुमेनाइजर है, मतलब ही फील्स हैप्पी व्हेन ही इज इन द कंपनी ऑफ वुमेन एंड ही क्लेम्स टू बी इन लव विद एवरी वुमन ही मीट्स। जिस भी औरत से ये मिलता है तो ही क्लेम्स दैट ही इज इन लव विद हर, और जो ही वो औरत पर्दा स्क्रीन से गायब होती है और कोई नई आती है तो देन ही इज इन लव विद द न्यू वन, तो पिछली वाली को वो भूल जाता है। तो इस सच सॉर्ट ऑफ मैन, हैप्पी गो लकी फेलो। फ्रेडरिक हेनरी का दोस्त है। फ्रेडरिक हेनरी का एक और दोस्त है द प्रीस्ट। ये प्रीस्ट भी उसी यूनिट के अंदर है। बेसिकली ये प्रीस्ट इसलिए होते थे कि वहाँ चर्च को संभालें, उसकी लुक आफ्टर करें, और जो दूसरे सोल्जर्स होते हैं उनके मोरल को अप करने के लिए मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। ये उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते हैं, उनको द लाइफ हियर आफ्टर के बारे में बताते हैं कि इस जंग के बाद एक और ज़िंदगी है, अगर आप मारे जाते हैं तो उसमें जो आपका गॉड है वो आपके लिए नई चीज़ें और नए तोहफे लेके बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये प्रीस्ट का मतलब ये होता है, ये देखें ना, चैपलिन इन हेनरीज यूनिट, उस यूनिट का जो चर्च है उसको उसने संभाला, उसके लुक आफ्टर करता है और दूसरे लोगों को ये मोटिवेट भी करता है। ये भी हेनरी का दोस्त है, उसी की यूनिट में होता है।
और गिव्स स्पिरिचुअल एडवाइस। अब ये देखें, एरो का निशान देख लें, फ्रेडरिक हेनरी इसको अपना दोस्त समझता है, और ये जो प्रीस्ट है स्पिरिचुअल एडवाइस करता है हेनरी को कि तुम शादी कर लो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। मतलब जैसे प्रीस्ट या जो प्रीचर्स होते हैं रिलीजन के, वो अपने मानने वालों को या अपने ऑडियंस को या अपने फॉलोअर्स को हमेशा ऐसी ही बातें बताते हैं जो उनके मज़हब ने बताई होती हैं। अब ये है कैथरीन बार्कले, ब्रिटिश नर्स है, बेसिकली ये ब्रिटिश है लेकिन इटली में डिप्लॉयड है, तो इसका नाम है कैथरीन बार्कले। ये फ्रेडरिक हेनरी से मोहब्बत करती है और फ्रेडरिक हेनरी इससे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत कैसे डेवलप होती है ये अभी स्टोरी में हम देखेंगे। अब कैथरीन बार्कले की एक और दोस्त है, हेलन फर्गूसन, स्कॉटिश नर्स है ये, क्योंकि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर साथ ही इसकी यूनिट है, तो हॉस्पिटल में डेफिनेटली वुंड्स जो होते हैं, अपने वुंडेड सोल्जर्स वो भी आते रहते हैं। इसकी जो रहने की जगह है वो भी हॉस्पिटल के पास ही है। तो कैथरीन बार्कले की दोस्त है हेलन फर्गूसन, स्कॉटिश नर्स है, और ये दोनों इकट्ठी एक ही कमरे में, दोनों रूममेट्स हैं। तो ये एक करैक्टर स्केच है, ये आपने याद रखना है कि फ्रेडरिक हेनरी का एक दोस्त है रिनाल्डी, प्रीस्ट भी उसका दोस्त है। कैथरीन बार्कले ज़ाहिर है शी इज़ हिज बिलवेड, एंड हेलन फर्गूसन जो है वो इस कैथरीन बार्कले की दोस्त है। ये है जनाब फ्रेडरिक हेनरी, ये जो आप देख रहे हैं, ये है कैथरीन बार्कले, ये है रिनाल्डी, और ये हेलन फर्गूसन। ठीक है जनाब। पहला कैरेक्टर है लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। द प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट कहते हैं हीरो को, एंड फेयरली अलूफ नरेटर, अलूफ कहते हैं तन्हा, अकेला नरेटर है। हेनरी इज अ यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर, young American ambulance driver with the Italian army. However, he does not feel strongly about the cause. लेकिन वो strongly, अगर आप उससे पूछें कि आप why are you fighting for Italy? What is the cause for your enlistment here in army? क्योंकि आप अमेरिकन है तो उसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है बताने के लिए। वो कहता बस ठीक है मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गया, मतलब देयर वाज नो सॉलिड रीजन, एंड सर्टेनली इज नॉट आउट फॉर ग्लोरी, और वो शान शौकत के लिए भी नहीं लड़ रहा कि मेरा शान शौकत और रोब और दबदबा हो मेरा वहां पे। ही टर्न्स फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ वॉर टू पैशनेट एस्केपिस्ट लव अफेयर विद कैथरीन बार्कले। वो जंग से मुंह मोड़ लेता है और फिर कैथरीन बार्कले के साथ एक पैशनेट लव अफेयर डेवलप करता है, एंड द ऑल कंज्यूमिंग लव हेल्प्स डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम द ब्रूटैलिटी। और जो उसका जो लव होता है, जो उसकी मोहब्बत होती है, वो उसको बेसिकली जो वॉर की ब्रूटैलिटी है, हैवानियत है, उससे जान छुड़ाने में हेल्प करता है उसका। स्टिल ही इज़ गुड एट हिज जॉब, वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करता है। अ कूल हेडेड अनसेल्फिश मैन हु एक्सरसाइजेज ग्रेस अंडर प्रेशर, वो क्या करता है कि वो जितना भी अंडर प्रेशर हो वो अपनी ग्रेस को नहीं भूलता, मतलब वो ग्रेसफुल रहता है अंडर एवरी प्रेशर, वेदर इट इज़ a pressure as far as the love is concerned or whether it is the pressure as far as the war is concerned, वो दोनों सूरतों में ग्रेसफुल रहता है। when he is injured, एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो इंजर हो जाता है, उसको काफ़ी जख्म आते हैं, and when he must shoot a deserting engineering officer, तो ऐसा हो जाता है कि उसे एक इंजीनियरिंग अफसर को मारना भी पड़ जाता है अपने ही यूनिट के। हेनरी फुलफिल्स द कोड ऑफ द हेमिंगवे हीरो, तो फिर इसी सूरत में हेमिंगवे के जो हीरोज किया करते हैं वो वही करता है, मतलब उसे मार देता है। ही मेक्स हिज सेपरेट पीस व्हेन ही डिसाइड्स दैट ही नो लॉन्गर हैज एनी ऑब्लिगेशन टू द आर्मी एंड दैट हिज लॉयल्टी इज टू कैथरीन। एक वक्त ऐसा आता है कि जंग का पासा पलट जाता है और इटली को शिकस्त हो रही होती है, तो इटली के अपने ही जो लोग होते हैं, लोअर रैंक्स के जो लोग होते हैं, वो अपने ही ऑफिसर्स को मारने शुरू कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने अच्छे तरीके से जंग को प्लान नहीं किया, इनके अंदर दुश्मन के स्पाइस मौजूद हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी बड़ी कॉपरेटो रिट्रीट यानी इतनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो जब ऐसी सूरत हाल हुई तो इटली के जो लोअर रैंक्स के फौजी थे उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया और उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया, उन पर ट्रायल मुकदमे बनाना शुरू कर दिए। उसी में फ्रेडरिक हेनरी भी था। तो जाहिर है आप
इटालियन हैं भी नहीं, आप अमेरिकन हो के इटली की और ग्लोरी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर आपके ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लग जाए कि आप स्पाई हैं जर्मनी के, तो फिर वो ऐसा करता है, वो वहाँ से भाग जाता है और फिर वो यही कहता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ कैथरीन की लुक आफ्टर करना है, ये जंग जो है ना अब ये मैं मज़ीद नहीं लड़ सकता। अगला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो कैथरीन बार्कले का है, जो कि ब्रिटिश नर्स है उस हॉस्पिटल के अंदर, अ ब्रिटिश वॉलंटरी एड डिटैचमेंट, अ सेकंड टायर नर्स। कैथरीन इज इन ग्रीफ ओवर हर फियांसीज रीसेंट डेथ। अब कैथरीन बार्कली का जो पहला फियांसे था उसकी डेथ हो गई है, अब वो जंग में उसकी डेथ हुई है, और ये चूंकि नर्स है ये ऑल द टाइम शी रिमेन्स सैड, ग्लूमी और डिटैच्ड रहती है, अपने खौफ में रहती है, थोड़ा परेशान भी रहती है क्योंकि इसके जो फियांसी है उसकी डेथ हो गई है। हेनरी ऑफर्स अ टेम्पटिंग रीबाउंड। अब हेनरी उसको ऑफर करता है, बेसिकली हेनरी इसको नहीं मिलता, रिनॉल्डी जो होता है वो कैथरीन बार्कले के साथ बड़ा फ्रेंडली होता है। तो कैथरीन बार्कले चूंकि अलग तरह की औरत है, एक लड़की है, वो मतलब हर इंसान के साथ ज़्यादा इंटीमेट नहीं होती, ज़्यादा फ्री नहीं होती, वो थोड़ा रिजर्व रहने वाली है क्योंकि वो मॉर्निंग में होती है, दुख और तकलीफ़ में होती है अपने फियांसी को खोने की वजह से। तो रिनॉल्डी जब फ्रेडरिक हेनरी को इससे मिलवाता है, तो फिर कैथरीन बार्कले और फ्रेडरिक हेनरी आपस में थोड़ा इंटीमेट हो जाते हैं, उनमें थोड़ी इंटीमेसी बढ़ जाती है। शी लेटर एडमिट्स दैट शी वाज स्लाइटली क्रेजी व्हेन शी फर्स्ट मेट हेनरी and her behavior backs is up. She gives herself so readily to a near stranger and her games of flirtation. अब हेनरी जो है वो तो ऑलरेडी एक वुमनाइजर है, वो भी कोई इतना सिंसियर नहीं है। वो वहाँ पे इसकी यूनिट के पास एक ब्रोथल है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, ये वहाँ भी जाता है, मतलब दिन को भी रात को भी। तो ये अपना वक्त बेसिकली अराउंड द वुमेन गुजारने का हैप्चुअल है, आदि है, हेनरी भी और रिनॉल्डी भी। बट जब ये अपना अफेयर स्टार्ट करता है कैथरीन बार्कले के साथ, तो फ्लर्ट उसकी बेस होती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द एक्चुअल फीलिंग्स डेवलप। फिर वो उस फ्लर्टेशन से हटके जो रियल लव फीलिंग्स और सेंसेशंस होती हैं वो उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट ही इज इन लव विद कैथरीन बार्कले। However, she gains some measure of independence later on, as when she helps Henry row the boat across the lake for their escape. अब ऐसा होता है कि हेनरी जब जंग से भागता है तो वो कैथरीन बार्कले को लेके इटली से फरार हो जाता है स्विट्ज़रलैंड की तरफ। तो वहाँ पे फिर वो जब कश्ती चलाती है तो फिर वहाँ पे भी इनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, बट शी इज़ टिपिकली सबमिसिव। सबमिसिव ऐसे बंदे को कहते हैं जो जल्दी दूसरे बंदे की बात मान जाता है, मतलब एक होते हैं एक्टिव लोग, एक होते हैं सबमिसिव। सबमिसिव थोड़े शर्मीले होते हैं, थोड़े अपने आप में रहने वाले होते हैं, ज़्यादा वो बतूनी नहीं होते, टॉकेटिव नहीं होते हैं वो लोग ज़्यादातर। शी इज़ टिपिकली सबमिसिव एंड ईगर टू प्लीज विद हेनरी। तो हेनरी के साथ वो खुश रहती है और उससे खुश भी रखना चाहती है। लाइक हेनरी शी बिलीव्स द वर्ल्ड इज आउट टू डिस्ट्रॉय पीपल्स हैप्पीनेस। वो भी अब हेनरी की तरह यही बिलीव करती है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये तो बस लोगों की खुशियों को तबाह करने के लिए बाकी रह गई है। लेफ्टिनेंट रिनॉल्डी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये उसका दोस्त है हेनरी, फ्रेडरिक हेनरी का। हेनरीज इटालियन सर्जन रूममेट। रिनॉल्डी इज एन अल्कोहलिक वुमनाइजर। वुमनाइजर मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, द पर्सन हु लव्स टू कीप द कंपनी ऑफ वुमेन ऑल द टाइम, हु डज नॉट बिलीव इन रोमांस एंड लव एज हेनरी डज। Instead, he proclaims himself in love with nearly every woman he meets. जिस भी औरत से मिलता है, he claims that he is in love with that woman, then quickly discards, और फिर फौरन ही झटक देता है ऐसे आइडिया को, as he finds the next one, जो ही उसे कोई नई मिलती है। He appears to have something of a crush on Henry, लेकिन हेनरी से ये बहुत मोहब्बत करता है, हेनरी से बहुत सिंसियरली ये रहता है क्योंकि ये उसका दोस्त बन गया, और एटलीस्ट engages himself with him in his leisure time। जब भी ये फारिग होते हैं ये चिट चैट करते हैं, आपस में गॉसिप करते हैं और अपना वक्त अच्छे तरीके से गुजारते हैं। प्रीस्ट भी मैंने बताया आपको, द अननेम्ड प्रीस्ट इन हेनरीज यूनिट इज द बट ऑफ ऑल जोक्स। हर बंदा इससे मजाक करता है, हर बंदा इस
के साथ टॉन्ट करता है, इसको मजाक भी करता है, जोक भी करता है, बट ये उसका बुरा नहीं मनाता। बट हेनरी दो ही इज़ नॉट रिलीजियस, हेनरी चूंकि एक रिलीजियस बंदा नहीं है, वो अथीस्ट है, मज़हब पे बिलीव नहीं करता हेनरी, ट्रीट्स हिम काइंडली, लेकिन वो इस प्रीस्ट के साथ बड़ा काइंडली डील करता है। दे हैव सेवरल डीप डिस्कशंस, वो बड़ी डिस्कशंस भी करते हैं आपस में। एंड द प्रीस्ट एनकरेजेस हेनरी टू फाइंड लव एंड बी हैप्पी, तो वो उसको कहता है कि तुम अपनी मोहब्बत पाओ और शादी करो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। हेलन फर्गूसन, मैंने आपको बताया, स्कॉटिश नर्स है। हेलन इज़ कैथरीन्स बेस्ट फीमेल फ्रेंड, कैथरीन की फ्रेंड है, उसके साथ ही हॉस्पिटल में होती है इन द वॉर। शी इज़ ऑल्सो फ्रेंड्स विद हेनरी, ये भी हेनरी की दोस्त बन जाती है एट फर्स्ट, शुरू में, बट लेटर ग्रोज जेलस ऑफ हिज एंड कैथरीन रिलेशनशिप। और फिर जब वो देखती है कि कैथरीन और हेनरी आपस में ज़्यादा करीब हैं, तो वो फिर कैथरीन से जेलस होना शुरू हो जाती है। ये एक और कैरेक्टर है डॉक्टर वेलेंटिनी, a brash, fast-talking doctor who successfully operates on Henry's knee। एक दफ़ा कहानी में ऐसे होता है कि हेनरी जो है वो महाज पर जाता है, तो वहाँ पे एक बम्बार्डमेंट होती है काफ़ी ज़्यादा दुश्मन की, तो एक गोला लगने से इसका नी ज़ख्मी होता है। तो डॉक्टर वेलेंटिनी इसका वहाँ पे हॉस्पिटल में ऑपरेट करते हैं। डॉक्टर वेलेंटिनी इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द मैस्कुलिन हेमिंगवे हीरो। मैस्कुलिन का मतलब होता है जिसकी बॉडी, मसल, बहादुर, ताकतवर, ऐसा जो इंसान होता है उसको कहता है मैस्कुलिन। Especially in comparison to the FET, FET एक और कैरेक्टर है, incompetent doctor who first diagnosed Henry। तो ये इफेक्टी जो है ये भी हेनरी का थोड़ा सा इलाज करता है, बट ही इज़ इनकॉम्पिटेंट एज कम्पेयर टू डॉक्टर वेलेंटिनी। डॉक्टर वेलेंटिनी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट डॉक्टर, और ये इसका इलाज करता है, इसके नी का ऑपरेशन करता है हेनरी फ्रेडरिक का। मिस गेज, अ यंग प्रेटी नर्स हेनरी befriends with while the recovers in the मिलान हॉस्पिटल। जब इसको बॉर्डर से वापस हॉस्पिटल में भेज देते हैं कि अब आपने हॉस्पिटल में जाके अपनी नी का ऑपरेट करवाना है, तो मिलान इटली का एक शहर है बहुत बड़ा, उसके हॉस्पिटल में ये डॉक्टर वेलेंटिनी भी होता है और वहाँ पे मिस गेज भी होती है। अब ज़ाहिर है वो हैंडसम है, तो इस तरह वो ये नर्स भी जो है ना उसकी दोस्त बन जाती है मिस्टर हेनरी की। मिस वैन कैंपेन, ये भी एक नर्स है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन ये सुपरिटेंडेंट है, द श्रीविश सुपरिटेंडेंट ऑफ द मिलान हॉस्पिटल। शी टेक्स एन इमीडिएट डिसलाइकिंग टू हेनरी, ये हेनरी को बहुत नापसंद करती है। हेनरी को नापसंद इसलिए करती है कि हेनरी थोड़ा डिसिप्लिन माइंडेड नहीं है, और ये अपने हॉस्पिटल में डिसिप्लिन चाहती है, और लोगों को अल्कोहल पीने से भी मना करती है, तो हेनरी चुपके अल्कोहल भी पीता है। तो दैट इज़ वाई मिस वन कैंपेन जो है ये हेनरी को डिसलाइक करते हैं। तो टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं। इसको जब आप अपने तौर पे आज रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड these 8 characters and the link among all these 8 characters के हर एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर के साथ क्या लिंक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप कैरेक्टर्स को आपस में लिंक कर दें कि कैथरीन बार्कले और फ्रेडरिक हेनरी का क्या ताल्लुक है, कैथरीन बार्कले और फर्गूसन का क्या ताल्लुक है, कैथरीन बार्कले और रेनॉल्डी का क्या ताल्लुक है, रेनॉल्डी का प्रीस्ट से और रेनॉल्डी का फ्रेडरिक हेनरी से क्या ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स, व्हेन you are successful in building the link between these characters, so definitely you would be able to understand the whole story very easily। ये है जनाब समरी ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स की। हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा ये लेक्चर इसमें लॉग आउट हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको दोबारा से री लॉग इन कर लेना है, क्योंकि ये 40 मिनट्स का पीरियड होता है, आई थिंक सो, तो उसमें हम दोबारा से रीलॉग इन कर लेंगे। लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी, अ यंग अमेरिकन एम्बुलेंस ड्राइवर, ये भी हम समरी पढ़ रहे हैं इसकी। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है काइंडली तो मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट बोल के बता दे कि सर यू आर लाउड एंड क्लियर। जी स्टूडेंट्स, सर आ रही है आवाज़। शाबाश, गुड हो गया। और ये पिक्चर भी क्लियर आ रही है आपको? यस सर। गुड अगेन। Lieutenant Frederick Henry, a young American ambulance driver with the Italian army during World War I, takes a winter leave from the front. When he returns, he meets and quickly falls in love with Catherine Barclay, an English nurse aide in the town's British hospital. She mourns, वो गमज़दा है, दुख है उसको, the death of her fiancé from द वॉर लास्ट ईयर, पिछले साल उसका जो मंगेतर है उसकी डेथ हो गई थी, और वो उसकी वजह से परेशान उदास रहती है। एंड शी ईगरली एंटर्स द प्लेजरेबल डिवर्शन द गेम ऑफ लव ऑफर्स विद हेनरी। तो अब ये भी आप देखें कि वो अपने उस गम से निकलना चाहती है,
वो एक साल पूरा गम मना मना के अब थक गई है, और फिर वो हेनरी की लुक्स या हेनरी का बिहेवियर या उसका एटीट्यूड या उसका जो केयर वाला एटीट्यूड है हेनरी का उस कैथरीन बार्कली की तरफ, तो शी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हेनरी वन वे और द अदर, somehow they develop an intimacy between each other. However, True is revived by love after the horror he has seen of war. Henry's knee is badly wounded during an artillery bombardment. उसका मैंने आपको बताया कि जो घुटना है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, and he is sent to a hospital in Milan for an operation. Catherine transfers to his hospital. अब कैथरीन भी वहाँ पे आ जाती है and helps him recuperate from the surgery. Recuperate मतलब होता है आपका हील होना, जल्दी से उसको रिकवर करना. They spend all their free time together. वो अपना जो फ्री टाइम है दोनों इकट्ठे गुजारते हैं, and their love deepens as they gradually acknowledge that they stand alone against the cruel world. अब ज़ाहिर है ये दो अकेले हैं, जब एक कपल अलग है और पूरी दुनिया अलग है. वर्ल्ड वार अपने अरूज पर है, तो अब उस वर्ल्ड वार के अंदर इन्होंने अपनी एक छोटी सी दुनिया अलग बसाई हुई है. Before Henry returns to the front, Catherine reveals that she is expecting. अब जैसे वो बॉडी उसकी वो लीव ख़त्म होती है, जब इसका ऑपरेट होता है, नी को ऑपरेट करते हैं, तो फिर इसको लीव मिल जाती है. 3 वीक्स की इसको लीव मिल जाती है मिस वन कैंपेन की तरफ से कि आपने बेड रेस्ट करनी है, आपने हिलना जुलना नहीं है. तो फिर क्या होता है कि ये चूँकि अल्कोहल चोरी चोरी पीता रहता है, तो इसको जेंडस जो है वो डायग्नोज होता है. डॉक्टर्स कहते हैं कि तुम्हें तो जेंडस है. अब जेंडस ज़ाहिर है अल्कोहल पीने से होता है, तो मिस वन कैंपेन इसकी लीव कैंसिल कर देती है और कहती है कि नहीं, पहले मेरा दिल था कि आप 3 हफ्ते यहाँ हॉस्पिटल में गुजारेंगे, लेकिन आप ऐसा लगता है कि मुझे आपको फ्रंट पे भेजना पड़ेगा, तो आप अपना सामान बांधें और जाएं, वार फ्रंट पे चले जाएं. हाउएवर, तो जब ये वार फ्रंट पे जाने लगता है तो कैथरीन रिवील्स दैट शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी. तो वो उसको बताती है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग. दे आर बोथ प्लीज्ड विद दिस, हाउएवर दे कैन नॉट वेट टू सी ईच अदर अगेन. तो उनको ऐसे भी लगता है कि अब मैं दोबारा बॉर्डर पे जा रहा हूँ जंग लड़ने के लिए, हो सकता है हम एक दूसरे को दोबारा देख पाएं या ना देख पाएं. Back at the front, the Germans and Austrians break through the Italian line. अब जर्मन्स ने और ऑस्ट्रियंस, चूंकि ये दोनों एक साइड पर हैं, इन्होंने इसकी कमर तोड़ दी है इटालियंस की. एंड द इटालियंस आर फोर्स्ड टू मेक अ लेंथी रिट्रीट, मतलब उनको एक बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है. हेनरी ट्रेवल्स विद सम अदर ड्राइवर्स. अब इनको कहा गया था कि आप सारे के सारे लोग कहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, कोऑपरेटो वाले विलेज में इकट्ठे हो जाएं. तो अब ये वहाँ जा रहे हैं कोऑपरेटो, जहाँ पे इन सारे कैदियों को इकट्ठा किया जाएगा और फिर इनकी किस्मत का फैसला किया जाएगा. हेनरी ट्रेवल्स विद सम अदर ड्राइवर्स, 2 इटालियन इंजीनियरिंग सर्जेंट्स एंड 2 इटालियन गर्ल्स, ये भी उनके साथ हैं. व्हेन द सर्जेंट्स अबैंडन द ड्राइवर्स, व्हेन देयर कार गेट्स स्टक, ये जो ड्राइवर्स होते हैं इनकी गाड़ी कहीं फंस जाती है, तो जो वो इंजीनियर्स को कहते हैं कि आप इसमें से हमें निकालने में मदद करो, तो वो उनकी मदद नहीं करते. हेनरी शूट्स वन ऑफ देम, हेनरी एक को मार देता है. क्यों